अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए बेटा, आज आप लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री अगेन रिपीट कर रहा हूँ। आप केमिस्ट्री के साथ लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिला दें, उनकी स्टडी करें। लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिस्ट्री जो भी हो रहा है उनके अंदर, उसको इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री अगर डील करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री है। अब जो भी फिजिकल या केमिकल चेंज आ रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उसके अंदर आप केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर दें तो बायोकेमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, पूरा टॉपिक नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर रहे होंगे कंप्लीट, लेकिन बहरहाल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ये आपके तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी होते हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कहाँ से आते हैं, इसके सोर्सेज ऑल्दो आगे आपके इस टॉपिक में होगा, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे में समझ रहे हैं। आपके पास कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं? जो आप चावल खाते हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। रोटी खाते हैं या और भी कोई इस तरह के आप चीजें खाते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। केक खा ली, चॉकलेट खा लिया, ये सारी चीजें आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप रोटी या चावल ले रहे हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब चावल इटसेल्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, चावल के अंदर और भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, लेकिन उसके अंदर एक टुकड़ा कार्बोहाइड्रेट का भी है, कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट की भी है। अब कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? आपको कहा जाता है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फाइबर्स भी होने चाहिए, कोई एसिड्स वगैरह है तो वो भी आपने लेना है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान चावल ही खाता रहेगा तो उसके बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो बिल्डअप ही नहीं होंगे, उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए। अगर सिर्फ आप प्रोटीन खाते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपके अंदर इनडाइजेशन हो जाएगी। आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, उल्टा आपके अंदर जो एसिड्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन जो आप हासिल कर रहे हैं गोश्त से फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ साथ आपको एसिड भी मिल रहा है, अमाइनो एसिड। तो आपके अंदर अमाइनो एसिड भर जाएंगे तो डिफरेंट एसिड्स की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस का मतलब एक पर्टिकुलर चार्ट होता है जिसके अंदर बताया जाता है इतने परसेंट आपने फैट लेना है, इतने परसेंट प्रोटीन लेना है, इतने परसेंट आपका फाइबर होना चाहिए। और भी इस तरीके से किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं या इवन नेट पे सर्च कर लें तो आपको पूरा चार्ट बना के दे देंगे कि ये आपकी मील के अंदर होना चाहिए। अब अगर आप दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं तो आप बेशक एक वक्त पूरा सिर्फ और सिर्फ चावल खा लें, लेकिन अगले वक्त में, नेक्स्ट टाइम, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको प्रोटीन्स चाहिए, तीसरे वक्त में आप फाइबर्स ले लें, या आप तीनों चीजें तीनों वक्त में ले लें। तो बहरहाल उनमें से एक चीज है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जिस तरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें कार्बोहाइड्रेट में होनी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, बल्कि इनमें 3 ग्रुप्स आते हैं। पहला ग्रुप आपके पास होता है एल्डिहाइड, ये आपके पास पहला ग्रुप है, लाइन वाइज लेके चल रहा हूँ। दूसरा आपके पास कीटोन का ग्रुप होता है, और तीसरा आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अल्कोहलिक कौन सा ग्रुप होता है? OH, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या है? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको हम CHO भी कहते हैं। सिमिलरली ये आपके पास CO है, जाहिर है इसके बाद यहाँ पर वो भी होगा एक और। अगर हम कीटोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्काइल रेडिकल, एक हाइड्रोकार्बन की चेन आएगी। और अल्कोहलिक ग्रुप तो सबके साथ होता ही है। एक एग्जांपल लेता हूँ, किताब में बिल्कुल आखिर में आऊंगा, पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 कार्बन है। ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन होते हैं। और अब यहाँ पर इस कार्बन के पास एक OH है, किताब में ऑल तो ये बना होगा, मैं किताब में बाद में देखूंगा। एक और OH आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका OH इस साइड पे, बाकी इन सब का हाइड्रोजन इस साइड पे। और फिर अगेन इसका OH ग्रुप यहाँ पर है, हाइड्रोजन इधर है। और ये आपका क्यों के डबल बॉन्ड O
कार्बन का अब एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। अब वो हाइड्रोजन इधर लिखें या आप इस हाइड्रोजन को इधर लिखें, डिपेंड कर रहा है। अगर आप अपनी किताब में देखें तो किताब में यही चीज आपकी बनी हुई भी है। किताब में आपका ग्लूकोज भी बना हुआ है, अगले पेज में देखें ग्लूकोज भी बना हुआ है और फ्रक्टोज भी बना हुआ है। अब यहाँ जो ग्लूकोज बना हुआ है मैंने भी तकरीबन वही चीज बनाई है। यहाँ पर समझना हमें क्या है, आपके पास ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है, टाइप तो नहीं एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, अभी हम पहले ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में क्या ये आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है ना? ये आपके पास जो एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, और उसके साथ दूसरा बॉन्ड किसने ऑक्युपाई किया हुआ है? आर, अल्काइल रेडिकल ने। यहाँ पर कहीं पे भी आपको ये स्ट्रेट चेन नजर आ रही होगी, इसमें कहीं पे भी आपको कोई और कार्बन के अलावा नजर नहीं आएगा। अल्काइल रेडिकल में ओ एच ग्रुप अगर अटैच है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्काइल रेडिकल नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहरहाल ये है। अल्काइल रेडिकल ना बोलें इसको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लें, कार्बन की चेन है। वहीं पे फ्रक्टोज अगर देखें तो फ्रक्टोज थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रक्टोज में आपके पास जो कार्बन यहाँ पर है इसके पास डबल बॉन्ड ओ है। अगर अपने किताब में वापस आए, किताब में जहाँ ग्लूकोज देखा वहीं पे फ्रक्टोज देखें, और ये जो ऊपर वाला कार्बन था इसके पास यहाँ पर सी, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर ओ एच ग्रुप। अब जो ऊपर वाला कार्बन है ये वाला, इसको आर से रिप्रेजेंट करें, सी डबल बॉन्ड ओ, और बकिया जो दूसरा है उसको भी आर से रिप्रेजेंट करें। यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दें, वैलेंसी आपकी पूरी हो गई है। तो अब आप अगर गौर करें तो ये चीज आपकी आ गई, मैं इधर आ गया हूँ सामने, ये चीज आपकी आ गई। ठीक है, तो आपके पास फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, और ओ एच तो सबके साथ अटैच है ही पहले से। तो ये आपके किसी भी, जो भी आपका शुगर होगा, या शुगर ना बोलें ग्लूकोज बोल लें, उसमें ये तीन ग्रुप होंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, पहला कौन सा है? एल्डिहाइड। दूसरा कौन सा है? कीटोन। और तीसरा कौन सा है? ओ एच, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप कह लें या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह लें। अब आपकी किताब के ऊपर आ रहा हूँ, जो आपकी किताब में बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अभी हम इन डेप्थ बात नहीं कर रहे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? नेचुरली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स के अंदर भी हैं, प्लांट्स के अंदर भी हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस को भी डालते हैं, अगर ह्यूमंस को अलग करना है तो अलग कर लें। बहरहाल ये आपके पास खाने के अंदर भी पाए जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर मैंने एग्जांपल दे दी, चावल वगैरह, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। तो ये जितने भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब पाया जाता है। अब आपकी किताब पे आ रहा हूँ, सारी सारी बातें जो मैंने बताई वो किताब के हवाले से हमने पढ़नी है। इनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया लेकिन मैंने लिखवा दिया है। इनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है कि आपके पास कार्बन होगा इन सम पर्टिकुलर क्वांटिटी, और H2O होगा इन, या तो सेम दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं CnH2O, और होल ब्रैकेट n, ये होल ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, n सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको CnH2nOn देगा। अगर आप n की जगह 6 पुट करें तो यही फॉर्मूला आपके पास आंसर देगा। अगर आप इस फॉर्मूले को, जो मैंने जर्नल फॉर्मूला लिखा है, इसकी तरफ देखें तो आपके पास n की जगह 6 पुट कर दूं तो यही फॉर्मूला आ जाएगा जो ग्लूकोज का है। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये दोनों नंबर सेम हो, लाजमी नहीं है। आपके पास जो शुगर है सुक्रोज, C12H22O11, इसमें बेसिकली यहाँ पर आपने x की जगह 12 पुट किया है और y की जगह 11 पुट किया है, तो ये आपके पास C12H22O11 ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो जर्नल फॉर्मूला है वो ये है कि आपके पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। अब H2O का मतलब ये हरगिज नहीं है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। H2O का मतलब क्या है?
कि इस तरीके से H और OH होगा। अगर इसको मैं दोबारा से लिखूं, जगह खत्म हो गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोबारा से लिखूं तो CX क्वांटिटी, H बॉन्ड OH Y क्वांटिटी। अगेन ये वाटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन के दरमियान ये होगा। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में ये जर्नल फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, आगे जर्नल फॉर्मूला को इस्तेमाल भी करेंगे। बहरहाल अभी वापस आ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो जर्नल फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हैं, वाटर नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, किताब में भी बार बार बताया हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। बहरहाल एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दिया कि हमारे खाने के अंदर भी पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है उसके अंदर एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, दूसरा कीटोन और तीसरा एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप बोले या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोले एक ही बात है। तो एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप किताब ने एक जुमला इसको दे दिया। ये तीन ग्रुप अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब आपके पास जो सब्सटेंस है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी वापस आ जाए। तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड्स। अब नाम यहाँ पर याद रखना है, पॉली, पॉली का मतलब दो से ज्यादा। पॉली का वर्ड यूज करते हैं जब आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें हो। मोनो क्या होता है? वन। डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब तीन। हम बार बार इनको अलग अलग कहने के बजाय हम कहते हैं मोनो वन है, ठीक है, टू है या थ्री है या फोर है, उन सबको एक ही नाम देते हैं पॉली। तो आपने पॉली का वर्ड हर जगह पढ़ा है, मैथ में भी पढ़ा था, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इससे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा है पॉली का वर्ड। तो यहाँ पर भी आपके पास पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे, दो से ज्यादा। हाइड्रो ऑक्सी, हाइड्रो ऑक्सी का मतलब OH। अगर यही ग्लूकोज वाली एग्जांपल में लूं तो आपके पास यहाँ पर हाइड्रो ऑक्सी बहुत सारे हैं, दो या दो से ज्यादा ही हैं। तो पॉली हाइड्रो ऑक्सी। आगे आपसे कहा हुआ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब क्या है? इधर तो मैं मिटा चुका हूँ पहले, इससे पहले अगर ग्लूकोज को देखें, अब मैं किताब में वापस आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा, किताब में आपके है, मैं मिटा चुका हूँ। किताब में अगर वापस जाएं तो वहां पर आपको ग्लूकोज में नजर आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जो वहां पर अटैच हुआ हुआ है, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस में एल्डिहाइड का ग्रुप अटैच है तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड लगा हुआ है इसका। और अगर जैसे यहाँ पर मैंने फ्रक्टोज बनाया हुआ है, ये फ्रक्टोज है, यहाँ पर जिस तरह फ्रक्टोज बना हुआ है इसमें आपको कीटोन नजर आ रहा है। तो जिसमें भी अगर कीटोन आ जाए तो उसको आप कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये नाम याद रखने। और अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप है तो पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। और नाम याद करने में भी क्या मुश्किल है, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो पॉली, वहीं पे आ गया नाम। हाइड्रोक्सिल है तो हाइड्रोक्सी, और अगर कीटोन है तो कीटोन। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होता तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मुश्किल ही नहीं है कोई, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। बहरहाल यही सारी चीजें बताई हुई हैं। इसके अलावा हम लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं जो आपके कंपाउंड्स और प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस का मतलब रिएक्शन, चेंज लेके आना। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये गालबन कहीं ना कहीं मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले भी। तो हाइड्रोलिसिस आपके पास वो रिएक्शन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, वाटर की वजह से रिएक्शन हो रहा हो। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पर आपके पास होगा अगर तो ये कंपाउंड्स आपको ब्रेक डाउन करके ये दे देंगे। अब जैसे आपका लेट सपोज लैक्टोज है। लैक्टोज का वर्ड आपने सुना होगा, कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, उनका दूध बिल्कुल अलग किस्म का होता है। कभी अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिससे दूध हजम नहीं होता नॉर्मली पीने वाले, तो वो क्या करते हैं, एक और कैटेगरी आती है दूध की, वो आपके कुछ ही स्टोर में मिलता है, वो उसमें लिखा होता है लैक्टोज फ्री। लैक्टोज फ्री, जो लैक्टोज वर्ड है ये मिल्क से निकलता है, मिल्क में होता है। ये जो आपके पास लैक्टोज है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जब इसको छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो जाता है। तो जो भी आपका ये कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो रहा है ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस लार्ज मॉलिक्यूल है
हाइड्रोलिसिस की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, स्मॉलर वन में, तो जाहिर है वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट के जुमरे में आएगा। ये सारी चीजें भी आगे कैटेगरी में पढ़ाऊंगा, अभी आपको कुछ चीजें जो कि याद करने वाली हैं, ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई। वापस किताब में आ जाएं, तो जो कार्बोहाइड्रेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अगर एल्डिहाइड जर्नली होगा तो इसको हम एल्डोज कहते हैं। ये नाम समझ लें दोबारा, एल्डोज। ग्लूकोज आप लिखते हैं, ग्लूकोज में ये जो एंड में ओ एस ई आ रहा है, जैसे अल्केन में एंड में ए एन ई आता था, अल्कीन में एंड में ई एन ई आता था। अगर आप एलाइड ग्रुप लेते थे तो हेलो अल्केन, चले उसकी एग्जांपल अभी हटा देते हैं हम, एसिटेट, वो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। इन तीन पे रहते हैं, अल्काइन पे रहते हैं। तो अल्काइन आपके पास एंड में वाई एन ई आ रहा है, उसी तरीके से आपके पास एंड में ओ एस ई आएगा। अब अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की जगह आप क्या करेंगे, एल्डोज। ठीक है, एल्डिहाइड में एल्ड अपनी जगह रखेंगे, जो बाकी का नाम है उसकी जगह ओ एस ई लगा देंगे, तो एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट में कहलाएगा एल्डोज। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन है वो कहलाएगा कीटोज। ये याद रखने वाली चीज है, जिस तरह IUPAC याद रखा है उसी तरीके से ये भी याद रखने वाली चीज है। तो यहाँ पर आपके पास ये, अगर एल्डिहाइड अटैच होगा तो उसके नाम के साथ आप क्या लिखेंगे, एल्डोज। और अगर कीटोन ग्रुप अटैच होगा तो उसकी जगह आप लिखेंगे कीटोज। ये सारा आपका इस टॉपिक का बेसिक पार्ट है, अभी तो आपका टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, अगर ये सारी चीजें आप याद नहीं करेंगे तो अगला कुछ समझ नहीं आएगा। और दूसरा, आपकी किताब में क्योंकि एग्जाम्पल्स कम दी हुई है, कुछ एग्जाम्पल्स मुझे अपनी तरफ से करवानी पड़ेंगी, तो सारी चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी। बहरहाल आगे आ रहे हैं, जो आपके मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है किताब में कि ये स्वीट होते हैं, जाहिर है कार्बोहाइड्रेट दूसरा नाम है शुगर का। जो आपके घर में चीनी मौजूद है, चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट मेजोरिटी, वो सारे के सारे स्वीट टेस्ट रखते हैं, मीठा रखते हैं अपना टेस्ट। कुछ ऐसे भी हैं जो टेस्टलेस होते हैं, लेकिन कड़वा टेस्ट मेरा नहीं ख्याल, मेरी नॉलेज में नहीं है कोई कार्बोहाइड्रेट कड़वा टेस्ट रखता हो। कड़वा टेस्ट होता होगा, लेकिन मेजोरिटी का मीठा टेस्ट होता है। तो दे आर स्वीट इन टेस्ट। साथ ही साथ इनको आप सैकराइड कहते हैं। सैकराइड एक लैटिन वर्ड है, सैक्रम उससे निकला है, और सैक्रम का मतलब शुगर है। ज़ाहिर है शुगर, कार्बोहाइड्रेट आपके शुगर रखते हैं, तो शुगर में से भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, तभी इंसान को कहा जाता है कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोगों को शुगर हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि जो हम शुगर यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो आपकी प्योर नहीं है। वो बिल्कुल खत्म होने के बाद एंड में कुछ नहीं बचता सिवाय टेस्ट के, वो हमें पकड़ा दी जाती है। अदरवाइज एक्चुअल जो शुगर है, जो गन्ना होता है शुगर केन, जिसको आप केन शुगर भी कहते हैं, वहां से आप निकालें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ब्राउन शुगर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अब तो वो भी आपके प्रोसेस आती है। तो जो आजकल बीमारियां ज्यादा लोगों को हो जाती हैं, शुगर हो जाता है, वो इसीलिए होता है कि हमारे पास न्यूट्रिशनल वैल्यू इम्प्रॉपर आ रही है, हम सिर्फ केमिकल खा रहे हैं। बहरहाल कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से ही बात हो रही है। यहाँ पर एक जुमला है जो कि बहुत अहम है, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी होती है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज का मतलब कोई ना कोई पोलर होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिस तरह होता है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल एक होता है। प्लेन पोलराइज, प्लेन का मतलब क्या है, एक सीधा आपका, जिस तरह से ये दीवार एक प्लेन है। कभी अगर फॉर एग्जांपल लाइट आप, लाइट से सबने खेला होगा, कभी एक लाइट आप लें और उसको जलाएं, जैसे कमरे में अभी लाइट जल रही है, मैं इसको चाहूँ कि लाइट की एक सीधी लाइन बना लूं। मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि लाइट एक जलाऊं, जैसे कमरे में लाइट जल रही है, सामने मैं एक टॉर्च जला दूं और चाहूं कि वो एक सीधी रोशनी, एक सीधी रे भेजे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे जो सिर्फ एक बारीक सी लाइन उसके अंदर हो। आप क्या कह रहे हैं, एक कपड़ा लें, एक कागज लें, उसके बीच में ब्लेड से लाइन ड्रॉ कर दें। तो जो आपने ब्लेड से लाइन ड्रॉ की, यानी पेज को कट किया बीच में से, तो उस बीच में से सिर्फ लाइट पास होगी, बाकी सारी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक बल्ब लगाते हैं, ये आपके पास एक बल्ब है, लेट सपोज, अब डायग्राम जैसी भी बना रहा हूँ, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से आपकी लाइट निकलेगी, तो लाइट हर डायरेक्शन में फैलेगी।
अब लाइट की डायरेक्शन एक्स भी डायरेक्शन होगी, वाई भी डायरेक्शन होगी, जेड डायरेक्शन भी होगी, सारी डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करेगी। आप यहाँ पर एक डिवाइस लगाएं जो कि इसके बाकी जितने भी डायरेक्शन है उसको ब्लॉक करे और सीधी लाइट जाने, जैसे लेजर लाइट होती है बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन लेजर लाइट आपकी एक लाइन में नहीं आती, वो एक नुक्ता होता है, डॉट होता है। आपको उसे भी लाइन में लाना है तो एक डिवाइस लगाते हैं। ये क्या करेगा, ये मल्टीपल रेस को एक सीधी, सिर्फ एक प्लेनर लाइन में लेके चले जाएगा। प्लेन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट मैं खुद भी दे चुका हूँ प्लेन का क्या होता है, जब हम गाल्वन क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने क्लैविस प्लेन का एक टॉपिक पढ़ा था। तो वहां पर आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट वहां पे भी दिया था। ये हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है, ये प्लेन आपके पास एक डायमेंशन है, एक्स और वाई डायरेक्शन। बहरहाल ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, अगर मैं इस लाइट को एक बॉटल के अंदर से पास करवाऊं, ट्रांसपेरेंट बॉटल से, और उसमें कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन फिल कर दूं, तो क्या होगा, ये लाइट अगर इसमें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बेंड करेगा, और जब ये बाहर आएगी लाइट तो इसकी डायरेक्शन बेंडेड होगी क्लॉकवाइज। हो सकता है डायग्राम थोड़ी सी मैं खराब बना रहा हूँ। तो जब भी आपने लाइट सोर्स से, जाहिर है हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, आपने उसको लिमिट किया, इसको हम कहते हैं पोलराइजर, पोलराइज कर देता है। पोलराइज मतलब एक पोल क्रिएट कर देता है, वो उसको ट्रैवल करवाएंगे। तो आपके कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन जिसमें होगा, यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, उस लाइट को बेंड कर देते हैं क्लॉकवाइज। अगर आपके पास यहाँ पर इधर एक है डी और एल, डी हम कहते हैं डेट्रो रोटेटरी, एल हम इसी तरीके से दूसरा नाम है, किताब में लिखा हुआ होगा बहरहाल। तो ये आपके पास किताब के हवाले से मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा लिखा हुआ भी है। अगर डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एल का मतलब लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी से रिजेंबल कर रहे हैं तभी अगर कभी आप कोई फॉर एग्जांपल ऐसी चीज लिखते हैं जिसमें ग्लूकोज हो तो ग्लूको डी लिखा हुआ मिलेगा। कभी दुकान पे जाएं किसी मेडिकल स्टोर में और उससे पूछें कि ग्लूको डी के कोई फॉर्मूले का है तो आपको निकाल के दिखा देगा। जो मैंने ग्लूकोज पढ़ाया वो ग्लूकोज क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। जो हमने फ्रक्टोज सीखा वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। एंटी क्लॉकवाइज को हम एल से या नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये वाला है क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है समझना मुश्किल हो जाए, लेकिन अब मैंने क्योंकि किताब से हट के भी समझा दिया है तो समझ आ जाना चाहिए। सिंपल सा काम क्या है, लाइट सोर्स है, वो ट्रैवल करवाएगी और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको बेंड करवाएंगे अगर क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज इसी को इस डायरेक्शन में कर लें तो इसका मतलब ये लेवो रोटेटरी है, एल यानी नेगेटिव। तो बहरहाल ये आपका सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है। इधर मैं ये देख रहा हूँ कि और कुछ रह ना गया हो। ये सारी बातें आपके डू यू नो के अंदर भी लिखी हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके रोटेट करते हैं और क्लॉकवाइज हैं तो आपके पास डी से रिप्रेजेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एल से रिप्रेजेंट होगा। बहरहाल ये सारा कुछ जो आज हमने कार्बोहाइड्रेट के हवाले से सीखा, अगेन रिपीटिंग, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है इसके कार्बोहाइड्रेट के ही बाकी हैं कि इनकी कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक जो भी पढ़ा है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये अगर नहीं क्लियर तो आपकी जिम्मेदारी है आज ही आपने इसके कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करके किताब से नोट से पढ़ के याद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे से आपको काम करवाऊंगा। अगर यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आप लोगों का ये कंटिन्यूटी में आपका टॉपिक बाकी है। कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, जिसमें हमने सीखा था कि हमारे पास पहले तो चैप्टर ही बायोकेमिस्ट्री का है, बायोकेमिस्ट्री का है वो हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन आज का टॉपिक है, तो मैं जरा पिछला थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन सीखी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
ये लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं बेसिकली, क्योंकि शुगर एक सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब जो शुगर है उसका दूसरा नाम हमने सीखा सैकराइड, जो कि एक लातीनी जुबान में जुमला है सैकरम, और उसका मतलब ही शुगर का है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दो डिफरेंट आपके पास एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। ये दो डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज के नाम से एक फ्रक्टोज के नाम से। ग्लूकोज आपके पास रखता है एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज रखता है कीटोनिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप आपके पास जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच आता है, वो आपके पास एल्डिहाइडिक शुगर या एल्डिहाइडिक आप कह लें सब्सटेंस है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगे और वो कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो आपके पास यहाँ पर उसकी एग्जांपल ग्लूकोज हमने पढ़ी थी। दूसरा होता है फ्रक्टोज। अच्छा, जो एल्डिहाइड होता है उसमें हम कहते हैं एल्डोज। जितने भी हमारे पास इस तरह के सब्सटेंस जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उसका नाम हम रखेंगे एल्डोज। ग्लूकोज जिस तरह से ग्लूकोज एंड में ओ एस ई आता है, तो जितने भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके एंड में यानी कि आपके एक कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, फंक्शनल ग्रुप, तो उसको आप नाम एल्डोज का देंगे। और अगर कीटोनिक ग्रुप आएगा तो उसको हम कीटोस कहेंगे। हमने ये भी सीखा था कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल लाइट अगर होगी, तो अगर मेरे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी कोई सब्सटेंस होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और अगर लेवो रोटेटरी होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्लस भी उसकी जगह लिखते हैं, और एक को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको माइनस भी लिखते हैं। अब हमने ये भी सीखा था प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ये सारी चीजें हम प्रीवियस सीख चुके हैं। अब आ रहे हैं एक्चुअल क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन में हमें ये क्लियर होना चाहिए, एक हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और फिर बॉन्ड एच आता है। दूसरा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ एच की जगह अल्काइल रेडिकल, ये भी आपके पास अल्काइल रेडिकल ही आएगा। अल्काइल रेडिकल का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की कोई चेन होगी, और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ओ एच ग्रुप लाजमी होगा। तो ग्लूकोज की एग्जांपल हमने पढ़ी थी। अब जाहिर है मैं बार बार बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा क्योंकि आगे का काम हमें समझना है। तो ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास अब कार्बोहाइड्रेट किस तरह से क्लासिफाई होते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला आपके पास कहलाता है मोनोसेक्राइड, मोनो वन को कहते हैं, सेक्राइड शुगर को कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस आपका एक शुगर में ब्रेक होके मिल जाए या सिर्फ वो एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा तो उसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड आपके पास फ्यू को कहते हैं, 2 से लेके 10 तक आपके पास मोनोसेक्राइड इसमें होते हैं। इसके अंदर मोनोसेक्राइड में तो एक शुगर ही होगा, यहाँ पर जगह बची नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको उधर ऊपर लिख देते हैं। तो बहरहाल आपके पास मोनोसेक्राइड में एक शुगर होगा। आपके ओलिगोसेक्राइड किताब के मुताबिक 2 से 10 मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर के। और उसके अलावा जो नेक्स्ट आपका है पॉली, पॉली वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जहाँ आपके मल्टीपल हो, वरना अदरवाइज पॉली का वर्ड हम 2 या 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पॉली का वर्ड इस्तेमाल करेंगे मोर देन 10। तो आपके पास 10 से ज्यादा जितने भी होंगे शुगर के मॉलिक्यूल उनको आप लिखेंगे पॉलीसेक्राइड। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद, कुछ। पॉली का मतलब बहुत सारे। तो आपके पास यहाँ पर 10 से ज्यादा, अब 10 से ज्यादा कितने, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। पॉली को हम पॉलीमेरिक सेक्राइड भी कहते हैं। वो सारी चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। पहले पे आ रहे हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की एग्जांपल हमने पढ़ी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ से आता है, आपके सुक्रोज से आता है। सुक्रोज क्या है, C12H22O11। ये भी जर्नल फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। जर्नल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या था, CXH2OY। अब एक्स और वाई सेम भी हो सकते हैं, एक्स और वाई डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक्स की जगह 12 पुट करें, वाई की जगह 11 पुट करें, तो यही चीज आ जाएगी जिसको आप सुक्रोज कहते हैं। जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे,
हमने ये भी सीखा कि अपॉन हाइड्रोलिसिस ये ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये एडिशन ऑफ वाटर जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो C6H12O6 में प्लस ये भी C6H12O6 होगा, लेकिन ये आपके पास ग्लूकोज कहलाता है और ये आपका फ्रक्टोज कहलाता है। ये दोनों हम प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुके हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, अदरवाइज दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है। ग्लूकोज के अंदर भी उतने ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जितने फ्रक्टोज में, लेकिन ग्लूकोज के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन वाला ग्रुप है। अब ये आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। तो आप काउंट कर लें, जितने आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे उतने ही आपके राइट साइड पे भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर फर्दर मैं अगर पानी ऐड करवाऊं इसके साथ तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसमें आप पानी ऐड करवा लें, ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा। फर्दर ब्रेक डाउन का मतलब फर्दर आपको ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बना के देगा। ब्रेक डाउन तो खैर हो जाएगा, इसको आप रिएक्शन करवाएं तो ये हो सकता है एंड प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दे, लेकिन वाटर ऐड करवाने से ये जाहिर है वाटर ऐड करवाने से फर्दर रिएक्शन नहीं दे रहा। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन होके या ब्रेक डाउन ना होके, ब्रेक डाउन तो हो गई नहीं ना, एक शुगर है, अगर एक सब्सटेंस आ रहा है तो वो आपका है मोनोसेक्राइड। अगर दो या दो से ज्यादा दे रहा है तो वो है ओलिगोसेक्राइड। ये एग्जांपल मैंने ओलिगोसेक्राइड की दी है क्योंकि यहाँ पर दो आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? दो शुगर पार्टिकल। शुगर का मतलब क्या है? सेक्राइड, यानी ये कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। ये सारी चीजें अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक बड़ा मॉलिक्यूल, हमने ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपके पास या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो ब्रेक होगा, या आपके पास कीटोनिक ग्रुप होगा उसमें ब्रेक डाउन होगा। तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक कीटोनिक ग्रुप है, ब्रेक डाउन हो गया। और मजीद हमने डेफिनेशन में ये भी सीखा था लार्ज मॉलिक्यूल होंगे जो कि इन्हीं में ब्रेक होंगे। तो लार्ज मॉलिक्यूल होगा इन्हीं में, इन्हीं का मतलब एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप में ब्रेक होगा। तो आपके पास पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल बाद में दूंगा, लेकिन वो बोर्ड पे लिखने वाली चीज नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है। एग्जांपल आपकी किताब में ही होगी, वहीं से हम देखेंगे। अब आपके, क्योंकि किताब के हवाले से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें और डेप्थ में जा सकता हूँ, लेकिन आपकी किताब ने कम आपको बताया है। आपकी जो थ्योरी है वो इतनी डेप्थ में नहीं है। अब आपकी क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं। बेसिक सी क्लासिफिकेशन है। पहली मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब एक शुगर पार्टिकल होगा। दूसरा है ओलिगोसेक्राइड। मोनो का मतलब वन, ओलिगो का मतलब फ्यू। फ्यू का मतलब क्या है? 2 से लेके 10 शुगर, यानी 2 से लेके 10 सेक्राइड्स होंगे। पॉली का मतलब 10 से ज्यादा। चले अब वापस आ जाएं अपनी किताब पे। आपके पास कार्बोहाइड्रेट के हवाले से हम बात सारी कर चुके हैं, क्या होता है इसके एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपके पास, क्योंकि इनके अंदर OH ग्रुप होता है, हमने तीन चीजें पढ़ी, OH, एल्डिहाइड, कीटोन, ये तीन चीजें होंगी। तो क्योंकि इसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो मल्टीपल का मतलब पॉली, पॉली हाइड्रोक्सी। अगर आपका एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन है तो कीटोन। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने ये भी चीजें देखी थी कि लार्ज मॉलिक्यूल होगा जो कि आपको इवेंचुअली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? एक कंपोनेंट, एक मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड फंक्शन होगा, फंक्शन ग्रुप। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा। ये सारी बातें हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल भी हमने प्रीवियस जो देखी थी ग्लूकोज की देखी थी। इसके अलावा आपके पास एक और नोट्स में एग्जाम्पल दी हुई है, अराबाइनोज या रैबिनोज, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। बहरहाल ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पे। तो यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। एल्डिहाइड अगर होगा तो वो एल्डोज कहलाता है, कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोस कहलाता है। सबके साथ आपके पास OH ग्रुप तो लाजमी है, अल्कोहलिक ग्रुप जिसको आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन तीन है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये याद रखो। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है?
सिर्फ हाइड्रोलिसिस के लिहाज से, जब हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे उसके लिहाज से तीन क्लासिफिकेशन है, तीन क्लासेस में डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसके अलावा फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, सिर्फ वाटर के एडिशन के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ और रिएक्शन करवाएं जिसमें वाटर का अमल दखल ना हो, तो क्लासिफिकेशन और भी हो सकती है, और डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम मजीद इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ वाटर की एडिशन यानी हाइड्रोलिसिस के हवाले से बात करें तो तीन है, वही जो मैंने अभी आपको बता दिया, लिखा हुआ भी है, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसेक्राइड के ऊपर बात कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड आपके कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर सिंपल यानी कि हाइड्रोलिसिस के बाद सिंपलर हाइड्रोकार्बन यानी सिंपलर आपके कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक ना हो। तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ और वो फर्दर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो वो कहलाता है मोनोसेक्राइड। उसमें एक ही सेक्राइड ग्रुप होता है यानी एक ही शुगर ग्रुप होता है। तो ये डेफिनेशन आपकी किताब में भी दी हुई है कि वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज बताया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख के आपको बताया था कि ग्लूकोज को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा। आप इसको रिएक्शन करके देख लें, वाटर ऐड करके देख लें, ये फर्दर आपको ब्रेक डाउन करके नहीं देगा। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। कोई रिएक्शन नहीं होने का मतलब ये एक अकेला ही तो है। मैं एग्जांपल आपकी वैसे नोट्स में लिखी है, यहाँ पर अगर दोबारा भी लिखता हूँ, इसके आगे लिख रहा हूँ। अगर मैं C6H12O6 का रिएक्शन करवाऊं वाटर के साथ, तो ये आपको नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करके नहीं देगा। नो रिएक्शन का मतलब क्या है? आगे कोई आपको दूसरा कंपाउंड नहीं बना के दे रहा। तो यहाँ पर आपके जब इस तरीके से रिएक्शन कोई हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही शुगर पार्टिकल है, एक ही सेक्राइड ग्रुप है। तो आपके इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे कि ये मोनोसेक्राइड है। फर्दर इसी के अंदर मजीद आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर 3 से लेकर 10 कार्बन एटम्स हैं। अब बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कुछ किताबों में 3 से 9 लिखा होगा, कुछ में 2 से 9 कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन एटम्स लिखा होगा। कुछ जगहों पर गूगल पे मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से 2 से 7 था या 3 से 7 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो हर जगह डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं। अभी हम उस पे स्टिक करें जो आपकी किताब में, और नॉर्मली 3 से 9 तक होता है। नॉर्मली 3 से 9 तक होता है। आपकी किताब ने 3 से 10 तक कहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट करें, गलत नहीं है, वो भी दुरुस्त है। तो हर आपके लिटरेचर में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जिक्र है। आपकी किताब ने कहा है कि इनके अंदर 3 से लेके 10 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 3 से लेके 10 कार्बन एटम भी होते हैं। सही कहा है, दुरुस्त, सही है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उन सबके साथ ये, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड होगा, कीटोन ग्रुप है तो कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा तो एल्डोस कहलाएगा, कीटोन होगा तो कीटोस कहलाएगा। अब अगर मेरे पास लेट सपोज 3 कार्बन मौजूद है, क्योंकि 3 से 9 का है ना आपके पास मोनोसेक्राइड में, 3 से लेके 9 तक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपके, ये तो अलग है, ये तो शुगर के बारे में, इसके बारे में बात हो रही है। मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे, इसकी बात करूं तो कितने? 6 हैं, लिखा हुआ है ना, 6 कार्बन। यहाँ पर आपके पास जितने भी मोनोसेक्राइड होंगे, इनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी 3 से लेके 10 कार्बन एटम्स होंगे। तो अगर लेट सपोज मेरे पास 3 कार्बन एटम है तो ट्राइओज, अगर 4 हैं तो टेट्राओज, अगर 3 है, 3 हम कहते हैं ट्राई, 4 है तो 4 कहते हैं टेट्रा, 5 है तो 5 को हम कहते हैं पेंटा, 4 और 5 ये इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं, 6 है तो हेक्सा। अब अगर ट्राई है तो ट्राई के आगे ओज लगा दें, ये बन जाएगा ट्राई ओज। टेट्रा है तो टेट्रा ओज, पेंटा है, हेक्सा है, हेक्सा होंगे तो हेक्सोज, एंड का ए हटा देंगे। तो बहरहाल यही सारी आपकी किताब में भी बातें लिखी हुई हैं। किताब में वापस आ जाएं तो आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 3 से 10 तक हैं, 3 होंगे तो ट्राई कहेंगे, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, और आगे वही आपने याद किया हुआ है, 7 को हेप्टा कहते हैं, फिर ऑक्टा, फिर आपके पास नोनैन होता था और उसके बाद डेकेन होता था। अल्केन्स के अंदर जो याद किए थे वही आपके पास यहाँ पे प्रीफिक्स आएंगे। और इन सब के एंड में जो भी आपके पास हो, फॉर एग्जाम्पल आपका पेंटा है तो वो बन जाएगा पेंटोज,
हेक्सा है तो हेक्सोस, हेप्टा है तो हेप्टोस। तो इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। अगर आपने आईयूपीएसी नेमिंग सही से पढ़ ली तो आपके लिए ये पूरा टॉपिक आसान है। बहरहाल, जो मोनोसेक्राइड आपके अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो लिखे हुए हैं इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। इनका तो जर्नल फॉर्मूला, जर्नल नेम यहाँ पर जो हम कॉमन नेम कहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मीथेन कॉमन नेम है, लेकिन मीथेन का जो एक्चुअल नाम है वो मीथेन थोड़ी है। मीथेन का एक्चुअल नाम जो हमने निकाला है, जो कॉमन नेम है, वो इसलिए निकाला है क्योंकि मार्शी एरिया से वो आती है। सिमिलरली और भी आपके पास जैसे ये ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ग्लूकोज आपके ग्रेप शुगर से ज्यादातर आता है, तो ग्रेप्स अंगूर जो आप खाते हैं वहां से आता है। फ्रक्टोज आपके फ्रूट्स में से होता है, फ्रूट्स में से आता है इसलिए वो फ्रक्टोज कह दिया। इनका जो एक्चुअल नाम है, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, तो ये कहलाता है हेक्सोज। क्योंकि 6 कार्बन है दोनों के पास, ये किसकी एग्जाम्पल है? हेक्सोज की। 7 होते तो ये एग्जाम्पल हो जाती है हेप्टोज की। ठीक है, तो ये सारी आपकी एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है किताब में भी। जो बातें मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ वही सब किताब में लिखा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर देख के किताब से ये बता रहा होता हूँ, उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ कि आपको घर पे आसान हो जाए याद करना। कुछ बच्चों की अंग्रेजी अगर खराब हो तो वो याद कर लें सही से। बहरहाल यही सारी बातें जो भी बताई यहाँ पर वही लिखा हुआ है। मोनोसेक्राइड आपके हेक्सोज हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। याद रखना है मोनोसेक्राइड, मोनो वन सेक्राइड शुगर, एक शुगर होगा। एक शुगर में नंबर ऑफ कार्बन वैरी कर सकते हैं 3 से लेके 10 तक। अगर 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 6 होंगे तो हेक्सा। और क्योंकि शुगर है तो इसके एंड में शुगर ना भी बोलें, ग्लूकोज या आप उससे रिजेंबल कर लें, या इवेंचुअली है तो ये कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के एंड में आता है ओज। जैसे अल्काइन है एंड में YNE आता है, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट है एंड में OSE आएगा। तो 6 हैं तो हेक्स ओज, हेक्सोज। वापस आ जाए, एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दी हुई है किताब में। आपको ग्लूकोज की अगेन मैंने जो बताया ग्रेप शुगर से आता है, और ये आपके एल्डोज फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ये प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। फ्रक्टोज शहद में से भी आता है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं उसमें से भी आता है, ज्यादा शहद में से निकाला जाता है अगर, तो जाहिर है आपके फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है तो ये कीटोज की फैमिली से बिलोंग करता है। यही सारी बातें आपके यहाँ पर मैं बता भी चुका हूँ, और आपके साथ साथ डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल 3 होंगे, ये बता चुका हूँ, ट्राई टेट्रा, यहाँ पर 6 हैं तो हेक्सा, तो ये हेक्सोज के अंदर आता है। आगे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में वही दिया हुआ 6 कार्बन एटम है, तो आपके पास ये। और अच्छा, ग्लूकोज की बात करें यहाँ पर किताब में बाद में देखेंगे। ग्लूकोज क्योंकि एल्डोस है, एक बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप का है। एल्डिहाइड ग्रुप का भी कितने कार्बन एटम वाला? 6। तो ये आपके पास किताब में अगर लिखा हुआ है एल्डो हेक्सोज, इसको हम क्या नाम देंगे? एल्डिहाइड ग्रुप का है तो एल्डिहाइड का एल्डो आ गया, हेक्सोज आ गया एज इट इज, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? एल्डो हेक्सोज। ये आपके पास कीटोन के ग्रुप का एक कीटोस का है, तो कीट यानी कीटो आपका एज इट इज, और क्योंकि हेक्सोज है तो कीटो हेक्सोज यहाँ पर इसका नाम होगा। ये भी लिखा होगा, होपफुली लिखा हुआ है कीटो हेक्सोज। तो ये कुछ नाम है अगेन याद करने, ये आपके कॉन्सेप्ट जो मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट कम, मेमोराइजेशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको नाम याद करने हैं। मैंने कहा कि आपके पास ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अब ग्लूकोज का जो नाम है वो आपने एल्डो हेक्सोज याद करना है। अब कैसे एल्डो हेक्सोज, नाम तो याद कर लिया, नाम को समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डो आया, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सा आया, और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है एंड में ओज आया तो एल्डो हेक्सोज ये नाम बन गया। इसमें सिमिलरली क्योंकि कीटोन ग्रुप है, कीटो आया उसका, 6 कार्बन है, हेक्सा आया, कार्बोहाइड्रेट है, ओज आया, तो कीटो हेक्सोज। ये नाम आपको कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर करना है, लेकिन इवेंचुअली याद तो करना ही है। बहरहाल यही सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई हुई हैं। करेक्टरिस्टिक्स कुछ यहाँ पर बताई हुई मोनोसेक्राइड की। सबसे पहला तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है
एक कैटेगरी होती है क्रिस्टलाइन, दूसरी कैटेगरी होती है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते थे, अगर याद हो थोड़ा सा, उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकाल लें तो वो अमॉर्फस बन जाते हैं। उसी तरीके से इन कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। सेकंड इसका यहाँ पे बताया हुआ है स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये शुरू में मैं बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट मेजॉरिटी स्वीट टेस्ट रखते हैं, और रखेंगे भी तो टेस्टलेस होंगे, कड़वे बहुत लिमिटेड अगर हो तो हो, अदरवाइज मेरी नॉलेज में नहीं है। इसके अलावा आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। कभी अगर आपको ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल चाहिए हो तो उसके बेस्ट एग्जाम्पल घरों के अंदर टैंक पाया जाता है। टैंक के अंदर ग्लूकोज होता है, आप वो पी सकते हैं। नॉर्मली वैसे भी ग्लूकोज मिल जाता है आपको, जो ड्रिप लगती है वो पानी के अंदर घोल के ग्लूकोज को ड्रिप लगाया जाता है। तो आपके ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और मजीद ये हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि 3 से 10 कार्बन एटम इनके अंदर पाए जाते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास सिंपल। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा सब टॉपिक ग्लूकोज का किताब में दिया हुआ है। अब ग्लूकोज की इतनी सारी बातें हमने अब तक सीख ली कि मैं इसको यहीं से डायरेक्ट समझा रहा हूँ किताब से। कोई भी ऐसी बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है जो कि आपके लिए न्यू हो। बहरहाल ग्लूकोज क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ये आपके मोस्टली खानों में पाया जाता है। यहाँ पर डिलीशियस फूड्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी मजेदार खाने जितने भी आपके होंगे। डिलीशियस का मतलब हमें मजेदार खाने वो लगते हैं जो स्वीट हों। हमें फॉर एग्जांपल जो बेकरी आइटम होते हैं वो भी मीठे वाले, केक हो गए, पेस्ट्री वगैरह, वो खाने में अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो सडन एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, आप बिल्कुल बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बीमार हैं, और आपको ड्रिप लगा दी जाए, ग्लूकोज आपको लगाया जाए, तो आप फौरन अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सडन एनर्जी मिलती है। और जब भी किसी को सडन एनर्जी मिलेगी उसको अच्छा लगेगा। सिमिलरली वो खाना खाने के बाद जिसमें आपको सडन एनर्जी मिल जाए तो वो खाना आपको अच्छा लगेगा। तो बहरहाल इसी तरीके से यहाँ पर आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई हुई है। नेक्स्ट आपका है ग्रेप्स के अंदर ये 20 से 30% पाया जाता है, बाकी शहद में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये आपके जो शुगर केन होते हैं या केन शुगर जो भी इसको बोलें, सेल्यूलोज प्लांट्स के अंदर से निकलते हैं। स्टार्च आपके अक्सर जो हम आलू खाते हैं उसके अंदर पाई जाती है। स्टार्च आपके जो रूट्स होते हैं उसके अंदर भी पाई जाती है, खासतौर पर जो आपके आलू के रूट्स हैं उसके अंदर। यहाँ सबसे आपको ग्लूकोज मिलता है। बाकी ये आपके पास जब इसको आप रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ग्लूकोज जब भी आप इसको फॉर एग्जांपल लें और बाहर एटमॉस्फेयर में जला दें, कंबशन करवाएं, तो आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करके देगा। या इसका उल्टा कर लें, पौधे जितने भी हैं वो आपके ग्लूकोज अपने अंदर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आपने पढ़ रखा है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज वगैरह हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और जाहिर है इनको पानी चाहिए। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर है उसके अंदर आपका ग्लूकोज भी जनरेट हो रहा है। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या एटमॉस्फेयर से लेते हैं, पानी आप इनको देते हैं, या ये खुद अपने रूट से निकाल लेते हैं जहाँ पे इनकी रूट्स पानी ले सकती हैं, और फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बदले में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भेज देता है। ये पूरा आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हैं। ग्लूकोज आपका जनरेट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं होता है, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, तो हम ये सब नहीं कर सकते। प्लांट्स के अंदर होता है इसलिए प्लांट्स कर सकते हैं। तो प्लांट्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करते हैं। बहरहाल ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं ये ग्लूकोज को खुद भी बना सकते हैं, और जब ये बनाते हैं तो ये बेसिकली यूज करते हैं टू मेक, या तो आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पाई जाती है? आपके जो प्लांट्स हैं उसके अंदर ज्यादा, जो स्टेम होती है प्लांट की उसके अंदर सेल्यूलोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और स्टार्च भी साथ साथ ये बना रहे होते हैं। बहरहाल हमारे ब्लड के अंदर भी पाया जाता है। अक्सर जिन लोगों को शुगर होती है उनके अंदर जो शुगर लेवल होता है वो ग्लूकोज से मेजर किया जा रहा होता है। इसको आप ब्लड शुगर भी कहते हैं। नॉर्मल जो इसकी रेंज है वो 65 और 110 के दरमियान है। तो 65 और 110 के दरमियान अगर आपके पास लेवल आ रहा है मिलीग्राम्स के अंदर, एमजी के अंदर, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। जैसे ही इससे ऊपर गया तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक है और बहुत ऊपर चले गया, 150 से ऊपर निकल गया या 180 से ऊपर निकल गया, तब तो आप कंफर्म शुगर पेशेंट हो गए।
तो ये आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज। ये लेवल आपका एक्सीड कब होता है, जब बॉडी आपके इंसुलिन बनाना स्टॉप कर दे या कम कर दे, तभी जो शुगर पेशेंट है वो इंसुलिन पे आ जाते हैं, इंसुलिन एक्सटर्नली लेते हैं, वरना बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन जनरेट होती है। वापस आ जाए, बायो की क्लास तो है नहीं। आप लोगों के यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं, 65 से 110 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। और ज्यादातर आपके पास ये ग्लूकोज, क्योंकि लोग जो बीमार होते हैं, शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर नहीं होता, तो उनको ये अलग से लगाया जाता है ताकि वो ज़ाहिर जिंदा रह सकें। अदरवाइज शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बॉडी अंदर ही पॉइजनस हो जाती है। ये सिंपल सा आपके टॉपिक था ग्लूकोज का। फ्रक्टोज सिंपल सा है, फ्रक्टोज के बारे में तो ज्यादा नहीं बताया। ये आपके फ्रूट्स इसके बेसिक सोर्स हैं, फ्रूट्स के अंदर से निकलता है। ये जो फ्रक्टोज आपके पास है, फ्रक्टोज में ये जो फ्रक्टस लैटिन वर्ड है, इसको फ्रूट से रिजेंबल किया है। मैंने अभी शुरू में बताया कि ये फ्रक्टोज फ्रूट से नाम आया है। और जितने भी आपके रिप फ्रूट्स होते हैं, रिप फ्रूट्स का मतलब जो छील के खाए जाते हैं, जैसे आपके ऑरेंजेस हो गए, बनानास हो गए, या और दीगर बेरीज वगैरह हो गए कुछ, तो ये इनमें से निकलता है। तो फ्रक्टोज आपके पास शहद में भी पाया जाता है, केन शुगर से भी निकलता है, डिफरेंट आपके सोर्सेज हैं। तो फ्रक्टोज के बारे में आपकी किताब ने इतना कोई खास बताया नहीं है, और क्योंकि ये दोनों आपके टाइप थी किसकी, मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड का यहाँ पर बहरहाल टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है सेकंड, दैट इज ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड पे आने से पहले यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन तो बेटा डिस्कस कर लें। चले अब अपने ओलिगोसेक्राइड को देख लें। मैंने बाकी सारी चीजें मिटा दी, बीच में इक्वेशन जो लिखी थी है वो आपकी किताब में भी लिखी हुई है। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो का मतलब कुछ, फ्यू, आपके जब भी कोई मॉलिक्यूल कुछ चंद मोनोसेक्राइड बना के देते हैं, मोनोसेक्राइड लाजमी नहीं है आपके पास। ओलिगो का मतलब 2 से लेके 10 तक की रेंज। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। आपके पास सुक्रोज है, C12H22O11। ये आपके हाइड्रोलिसिस जब होगा तो आपको एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज बना के देगा। दोनों का क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है तो जाहिर है आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा फ्रक्टोज है। अब ये जो आपके पास सुक्रोज था, ये वाला, ये सुक्रोज कहलाता है, एग्जाम्पल है ओलिगोसेक्राइड की। तो सुक्रोज नॉर्मल हमारा टेबल शुगर है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, किताब में बाद में आऊंगा, जैसे आपका माल्टोज है। माल्टोज माल्ट शुगर कहलाता है। अक्सर जो माल्ट आप अब तो पीते भी हैं, बहुत ज्यादा कॉमन भी है, अदरवाइज पहले जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनती थी उससे पहले माल्ट में वो उनको कन्वर्ट किया जाता था, और माल्ट से फिर फर्दर उसको प्रोसेस करके हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बना लिया करते थे। बहरहाल वो एक अलग पूरा एक फिनोमेना है, एक पूरा अलग केमिस्ट्री है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के जुमरे में आ जाता है, उस पर भी बात नहीं कर रहे। तो आपकी एक तो सुक्रोज जो नॉर्मल आपका शुगर है, दूसरा माल्टोज जो माल्ट शुगर भी कहलाया जाता है, तीसरा आपका होता है लैक्टोज। ये मैंने कल भी बताया था, लैक्टोज आपके मिल्क शुगर कहलाया जाता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं उनको लैक्टोज फ्री मिल्क चाहिए होता है, वरना अक्सर उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, उनका खाना हजम नहीं होता, उनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। तो आपके ये जो तीन मैंने अभी कैटेगरी बताई, तीन एग्जांपल्स बताई, एक आपके पास ये सुक्रोज है, दूसरा माल्टोज है, तीसरा लैक्टोज है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ओलिगोसेक्राइड में। उसमें से एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं सुक्रोज की। सुक्रोज क्योंकि ब्रेक डाउन कर रहा है दो शुगर यानी दो सेक्राइड के अंदर, तो ओलिगोसेक्राइड जो भी होगा, पूरा ओलिगोसेक्राइड जो भी होगा, वो ब्रेक करके देगा 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड तक। यानी आपके पास ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स आ रहे होंगे। फर्दर वो मोनोसेक्राइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नहीं डिवाइड होंगे। तो इस तरह के आपके पास जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी किसमें जाती हैं, ओलिगोसेक्राइड में। दोनों में मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड में फर्क कितना से आप अपनी किताब पे आ जाए। ओलिगोसेक्राइड क्या है, वो आपके सिंपल शुगर जिसके अंदर 2 से लेके 10 यूनिट्स तक मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हो, उन्हें आप ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यही सारी बातें जो मैंने बताई वो यहाँ पर दी हुई है कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपको मिलेंगे अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होना लाजमी है, पड़े पड़े आपके ब्रेक डाउन नहीं होंगे।
जिस तरीके से आपका घर पे बैठ के टिक के पढ़ना लाजमी है, घर पे बैठ के टिक के एक टॉपिक को कम से कम 1 घंटा देंगे तब जाके वो याद होगा। पढ़े पढ़े किताब तो जहन में याद नहीं होगी। अक्सर बच्चे चाहते हैं कि बस किताब में टेबल खोल के रख दें या बंद पड़ी रहे, खोलने की भी उनको जहमत नहीं होती, और वो चाहते हैं कि उनको चीजें याद भी हो जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली रिएक्शन भी ऐसे ही नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बहरहाल वापस आ जाएं, आपके पास यहाँ पर यही सारी बातें लिखी हैं कि आपके ये, अच्छा अगर दो होंगे वही वर्ड, अगर दो हैं तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, पांच होंगे तो पेंटा, वो सारे आपको जो नेमिंग है वो याद रखनी है। अब अगर दो में डिवाइड होगा तो इसे कहा जाता है डाइसैकेराइड, यानी ये जो आपके पास सब्सटेंस है ये वाला सुक्रोज, इसको दूसरा आप नाम दे सकते हैं डाइसैकेराइड। अगर कोई तीन में ब्रेक होता है उसको हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड। अब याद रखें, पीछे मोनोसैकेराइड के अंदर मैं आपको कह रहा था ट्राइओज या एक्सोज, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड। यहाँ पर हम सैकेराइड वर्ड ऐड कर रहे हैं किसके लिए, जो भी यहाँ पर रिएक्टेंट में होगा ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगो तो जर्नल टर्म होगी ना आपकी, जैसे अल्केन जर्नल टर्म हो जाती है। अल्केन में कौन सा है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, कौन सा है। उसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड में कौन सा है, डाई है, ट्राई है, टेट्रासैकेराइड है, कौन सा है। तो यहाँ पर इनका जो नाम है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इनको क्लासिफाई किया जाता है डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा वगैरह इस तरीके से। मजीद आपको यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि आपके पास जो ओलिगोसैकेराइड है उसका जो इम्पोर्टेंट आपका सोर्स है, इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आप कह लें, वो सुक्रोज, यहाँ पर जो हम डील कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं वही है। तो आपके पास डाइसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉमनली यूज करते हैं अपने लिए। आप इसके बगैर मेरा नहीं ख्याल अपना दिन गुजार सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप खाना भी खा रहे हैं तो उसके साथ कोई मीठा आप खा रहे हैं तो उस मीठे के अंदर ये मौजूद है। अक्सर लोग चाय पीते हैं, चाय के अंदर डाल देते हैं, कॉफी पीते हैं उसमें डाल देते हैं। तो हर जगह पर आप ये शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। तो बहरहाल आपके यहाँ पर यही सारी बातें लिखी हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हाइड्रोलिसिस करवाएं कितने आपको नंबर ऑफ यूनिट मिलेंगे। अगर 5 यूनिट मिल गए तो ये कहलाएगा पेंटासैकेराइड, जैसे यहाँ दो मिल रहे हैं तो ये कहलाएगा डाइसैकेराइड। और क्योंकि दो डाइसैकेराइड वाले को आप सुक्रोज की एग्जांपल में पढ़ रहे हैं, और सुक्रोज हम नॉर्मली यूज भी करते हैं। अब एग्जांपल भी आपको सुक्रोज की दी हुई है, अगर अपनी इक्वेशंस देख लें, हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है C12H22O11, यहाँ पर लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, किताब में भी वही चीज दी हुई है कि जब भी ओलिगोसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको, अगर सुक्रोज है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करके देगा, अदरवाइज जो भी होगा वो उतने सैकेराइड्स में ब्रेक करके देगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं, ये आपके पास पहला वही क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिस तरह मोनोसैकेराइड थे, क्योंकि ब्रेक डाउन भी तो उसी में करके दे रहा है ना मोनोसैकेराइड में। तो ज्यादातर ओलिगोसैकेराइड आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। दूसरा, अगेन ये भी आपका स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसका जो टेस्ट है वो मीठा होता है। तीसरा पॉइंट आपके ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो मोनोसैकेराइड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी भी हैं ऑलमोस्ट। इनमें जो डिफरेंट है वो क्या है कि इनके पास 2 से लेके 10 तक सैकेराइड ग्रुप है, यानी 2 से लेके 10 तक सैकेराइड के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इनके ये सिंपल सा ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई। तो 2 से 10 यूनिट्स होंगे किसके, मोनोसैकेराइड के। ये दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड ही तो है। तो 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड अगर है तो वो ओलिगोसैकेराइड है। अब इसी तरीके से लास्ट आपको छोटा सा टॉपिक है पॉलीसैकेराइड का, कोई बड़ा नहीं है। छोटा सा टॉपिक क्या है, 10 से ज्यादा, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, जितने भी आपके इसके अलावा हैं सारे के सारे आते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, मल्टीपल। यहाँ पॉली का मतलब क्या है, 10 से ज्यादा। इस पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम हम रखते हैं पॉलीमेरिक सैकेराइड, इसको आप पॉलीमेरिक सैकेराइड भी कहते हैं। बहरहाल जितने भी कार्बोहाइड्रेट 10 यूनिट से ज्यादा आपके पास मौजूद हैं उनको आप कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अब ये जो पॉलीसैकेराइड है इनको आप पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। पॉलीमेरिक सैकेराइड तो खैर नहीं कहा जाता, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो अब वही चीजें जो अभी हमने पढ़ी वो यहाँ पर आपके पास किताब में लिखी। छोटा टॉपिक है, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट अगर बन रहे हैं तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड में लाजमी नहीं है कि आपके पास 10 से ज्यादा मतलब 11, 12, 13 इस तरह से हो।
ये 100 की क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, 1000 की क्वांटिटी में भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इनका सिंपल से यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है आपको बताया हुआ है कि पॉलीसेक्राइड जब भी हाइड्रोलिसिस करेगा तो आपको थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड भी बना के दे सकता है। तो जब भी आपके पास एक पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड आपके बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ टर्म याद रखनी है, एक कहलाता है माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब थोड़ा सा बड़ा। एक होता है लार्ज मॉलिक्यूल, वो तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो का मतलब उससे थोड़ा बड़ा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल ये सारे हैं, और जो आपका पॉलीसेक्राइड है दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल, थोड़ा सा बड़ा है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल आपका ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट का, जब इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 10 से ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटी भी हो सकती है, उसके अंदर ब्रेक करके देगा मोनोसेक्राइड में। एग्जाम्पल आपकी यहाँ पर किताब में दी हुई है, स्टार्च और सेल्यूलोज, ये सारी मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूँ। तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च ये भी पौधों से पाया जाता है, सिमिलरली सेल्यूलोज ये भी पौधों से निकाला जाता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल स्टार्च की मिसाल ले लें, आपको स्टार्च या सेल्यूलोज किताब में कहा हुआ है, दोनों में से कोई भी ले लें, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, आपके किताब या नोट्स में देख लें, जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये मल्टीपल ग्लूकोज या फ्रक्टोज ब्रेक डाउन करके देगा। तो यहाँ पर जो आपको मल्टीपल लिख के दिया हुआ है वो एन, पहले जो लिखा हुआ है एन सी से H12O6, एन का मतलब क्या है, जो भी जितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ब्रेक डाउन होंगे। एन की जगह 1000 भी आ सकता है, एन की जगह 900 भी आ सकता है, एन की जगह आप 100 भी लिख सकते हैं, एन की जगह आप 20 भी लिख सकते हैं। और क्योंकि अभी आपको पॉलीमर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, पॉलीमर का कॉन्सेप्ट आपको किसी और क्लास में समझा दूंगा। पॉलीमर का मतलब क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएं। कभी अगर चेन देखी हो तो छोटे छोटे आपके पास चेन के दाने होते हैं, वो आपस में जुड़ के एक लंबी सी चेन बना के देते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लें। तो अगर मेरे पास ये छोटे छोटे ग्लूकोज 1000 एक साथ जुड़ जाएं तो क्या होगा, ये एक पॉलीमर बन जाएगा। आप क्या करें, एक लाइन बना के खड़े हो जाएं और एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ पकड़ ले, तो ये ह्यूमन चेन बन गई। अब अगर 10 इंसान आएंगे तो 10 लोगों की आपकी चेन बन गई। अगर मैं 100 खड़े कर दूं, 100 की चेन बन गई। 1000 खड़े कर दूं, 1000 लोगों की चेन बन गई। तो आपके इसी तरीके छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। जब ये मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया था, वो जो एक चेन ऑफ ह्यूमन मैंने बनाया है, जाहिर है वो आपके एक अच्छे खासे लेंथ तक जाएगा। हो सकता है मैं इस गली से शुरू करूं तो 2 गलियों के बाद जाके वो चेन खत्म हो। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं। बहरहाल पॉलीमर का कॉन्सेप्ट किसी और क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतना अभी काफी है। वापस आ जाएं, तो आपके पास यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास सेलुलोज या स्टार्च ने हाइड्रोलिसिस करवाएं, वो आपको मल्टीपल, यानी कि जितने भी आपके पास क्वांटिटी होगी उतने ग्लूकोज में ब्रेक करके दे देगा। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका जो सेल्यूलोज है ये आपका पाया जाता है सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल आप लोगों ने बायो में पढ़ रखा होगा। दूसरा आपके जो लकड़ी है, लाइनन, लाइनन उसके कपड़े भी बनते हैं, गर्मियों में अक्सर लोग उसी के कपड़े पहनते हैं। या आपके जो कपड़ा है, कपड़ा तो लाइनन में ही आ गया, पेपर हो गया। सिमिलरली कॉटन है, कॉटन भी हम कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, या और भी दीगर जगहों पर। कॉटन के अंदर आपके 95% सेल्यूलोज होता है। तो ये आपके रिसोर्सेज या सोर्सेज जहाँ से आप इसको उठाते हैं ये बताया हुआ है। तो इनकी अकरेंस, स्टार्च की बात करें तो जितने भी आपके पास सीरियल्स हैं, जैसे कि आप गंदम ले लें, चावल ले लें, बारलेस हो गए, या जो मैंने आपसे कहा था कि पोटैटोज की रूट्स के अंदर से निकाला जाता है, तो यहाँ ये सारे इसके सोर्सेज हो गए। एक और आपके पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपके एनिमल स्टार्च भी कहलाता है, और ये आपके एनिमल्स के जो मसल्स हैं या लिवर है उनके अंदर पाया जाता है। ये सारे मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स। कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाएं, ये अब क्रिस्टलाइन नहीं है, ये अब एमॉर्फस है। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन आपको क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टलाइन का प्रॉपर स्ट्रक्चर यूनिट होता है, एमॉर्फस का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर यूनिट नहीं होता। ये अमॉर्फस हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, अभी भी ये कड़वे नहीं है, बिटर नहीं है, टेस्टलेस। इसी के साथ साथ ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। अगर सॉल्युबल इन वाटर होता तो एनिमल्स का जो लिवर है जिसमें ये पाया जाता है वो तो डिजोल्व हो जाता। हमारे लिवर के अंदर भी, हम भी एनिमल्स के अंदर ही क्लासिफाई होते हैं, तो हमारा लिवर भी अब तक डिजोल्व हो चुका होता, जाहिर है अगर ये सॉल्युबल होता।
तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है और मजीद इनके पास 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं। ये सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एग्जाम्पल सारी हम पढ़ चुके हैं पॉलीसेक्राइड की। तो ये छोटी सी आपके पास पॉलीसेक्राइड की एक डेफिनेशन कह लें या हेडिंग कह लें। इसमें जो आज की क्लास में हमने सीखा है दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन 3 किस्म की होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब अगला जो यूजेस है या और दीगर आगे के टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो भी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा। बहरहाल आज हमने बड़ा पोर्शन बड़ा टॉपिक कंप्लीट किया दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन सिंपल सी है, मोनो, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड। समराइज कर रहा हूँ। मोनो का मतलब एक आपका सेक्राइड होगा। ओलिगो का मतलब 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स आएंगे। पॉलीसेक्राइड का मतलब 10 से ज्यादा, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड मिलेंगे। ये सारी चीजें आज मैंने आपको डिटेल में समझाएंगे। अगर किसी को ये कंफ्यूजन कोई सवाल है तो डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आप लोगों का आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्सेज और यूजेस कार्बोहाइड्रेट के। लेकिन प्रीवियस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। टॉपिक को हमने पूरा पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन वाला, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें आपके पास मोनोसेक्राइड थे, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, ये 3 थे। पहले मोनो आता है, फिर ओलिगो आता है और उसके बाद पॉली आता है। अब जो आपके पास मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड हम कहते हैं जो कि मिनिमम स्मॉलेस्ट शुगर पार्टिकल है। ओलिगोसेक्राइड हम कहते हैं, ओलिगो का मतलब क्या है, फ्यू, 2 से लेके 10 तक। तो आपके पास अगर मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड होंगे तो ओलिगोसेक्राइड बनेगा। अभी जो ओलिगोसेक्राइड बनेगा, ओलिगोसेक्राइड जब भी बनेगा तो आपके मोनोसेक्राइड की मदद से बनेगा। अब लेट सपोज ग्लूकोज की एग्जांपल हमने पढ़ी थी। ग्लूकोज आपके पास यहाँ पर होता है C6H12O6। जब दो ग्लूकोज, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ग्लूकोज ही ले लें, इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन बॉन्ड आएगा और फिर उसके बाद आपको साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये चीज ऐसे तो समझ नहीं आएगी, इसके लिए प्रॉपर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। आपके पास जो प्रॉपर मॉलिक्यूल होता है C6H12O6 का, ये आपके पास 2 ग्लूकोज हैं। 2 ग्लूकोज जब भी आपस में, 2 ग्लूकोज का मतलब क्या है, एक ग्लूकोज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोसेक्राइड को। जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में अटैच्ड होंगे तो ये बन जाएगा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या है, 2 या 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड आपस में मर्ज हो जाए। ये मर्ज कैसे होंगे, पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है। आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, छठा कार्बन इधर ऊपर होता है, मैं ये मिटा रहा हूँ फिलहाल। तो आपके पास ये जो छठा कार्बन है ये ऊपर होता है। कुछ इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर होता है आपके ग्लूकोज का। स्ट्रेट भी होता है, रिंग भी होता है। मैं रिंग के हिसाब से समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो जुमला लिखा हुआ है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, ये मुझे समझाना है मेनली। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे है उसके ऊपर बाद में बात कर रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी हैं, एक आपका हाइड्रोजन लेगा, एक आपका OH आयन लेगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन, एक यहाँ पर लिखते हैं, एक हाइड्रोक्सिल यहाँ लिखते हैं। इस कार्बन में मैं OH ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ। अगर आपको याद हो, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो उसमें आपके एक कार्बन होता है जिसमें ओरिएंटेशन चेंज होती है, हाइड्रोजन दूसरी तरफ और OH आयन दूसरी तरफ होता है। बाकी आपके इस कार्बन के पास भी ऊपर हाइड्रोजन और नीचे OH आयन। और इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास यहाँ पर क्योंकि एक ही वैलेंसी है, 1 2 3, तो 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपके पास सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। अब सिंपल तो मैं कह रहा हूँ मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है ये थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है। दोबारा बना रहा हूँ सेम यही चीज। मेरे पास ऑक्सीजन है, एक कार्बन, फिर ये कार्बन दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, और पांचवे के ऊपर एक और कार्बन है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है और OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
इधर क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होगी तो ओ एच ऊपर लगा रहा हूँ, मैंने कहा दोनों ग्लूकोज ही हैं लेट सपोज। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है एक तरफ और उसके नीचे ओ एच ग्रुप है, और इस कार्बन के पास सी एच टू ओ एच, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर सीखे हुए हैं तो आपको पता है कि ये चीज क्या है, वो चीज मैंने ओपन करके उधर लिख दी है। ये दो ग्लूकोज है, ये दो सिंपल से मोनोसेक्राइड है। अब मोनोसेक्राइड जब ये बनेगा ओलिगोसेक्राइड में तो इनके दरमियान होना चाहिए एक लिंकेज। उस लिंकेज को, वो जो लिंकेज है उस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है? जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। जब ये पूरा OH यहाँ से हटेगा तो ये बॉन्ड मैं इसके साथ मर्ज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस कार्बन को जो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था और इस कार्बन का जो बॉन्ड खाली हुआ है आपस में ऑक्सीजन बीच में जुड़ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास कार्बन के दोनों तरफ OH आयन था, इसके पास भी और इसके पास भी। इसका हाइड्रोजन और इसका OH आयन H और OH हट गए, निकल आए, क्या बन गया? वाटर, H2O। तो आप इसको हटा दें और साथ ही साथ इस हाइड्रोजन को हटा दें। ये खाली हो गई जगह, ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन था उसकी जगह भी खाली हो गई। इसको थोड़ा सा सही से लिख रहा हूँ, ये जो आपके पास कार्बन था इसने ऑक्सीजन यहाँ पर, और इस कार्बन का जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा, तो आपके पास वाटर अलग हो गया और आपके ऑक्सीजन ने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया। जब भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो इसमें आप वर्ड यूज करते हैं लिंकेज। अगर वर्ड याद हो, ईस्टर लिंकेज था। तो ईस्टर लिंकेज में क्या हो रहा था, बीच में ऑक्सीजन लिंक कर रहा था। सिमिलरली आपके पास ईथर्स थे, ईथर लिंकेज था, वो भी आपके लिंक कर रहा था। तो यहाँ पर भी ये लिंक कर रहा है किसको? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन यानी कि आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को। अब ग्लाइकोजन अलग होता है, बहरहाल नाम मैं मर्ज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो आपका लिंकेज है ये कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लिंक कर रहा है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो इस तरीके से होता है। अब जब भी ग्लूकोज के आपके मॉलिक्यूल्स आपके C6H12O6 ये है, और दूसरा भी C6H12O6 है, इसमें से आप एक ऑक्सीजन निकालें, इसमें से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकालें, तो क्या बनेगा? दोनों के कार्बन तो 12 हो गए। यहां से आपके 12 हाइड्रोजन अपनी जगह थे, इधर से आपने 12 में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया। बल्कि यहाँ पर आपने क्या किया है, हाइड्रोजन दो निकाले ना, इधर से भी एक हाइड्रोजन आपने निकाला था। जाहिर है ऑक्सीजन छोड़ दिया था, इधर मैंने ऑक्सीजन गलत लिखा है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं, हाइड्रोजन एक निकाला। तो यहाँ पर आपने 22 किस तरह से, इधर से एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन इसका निकाला है ना, ऑक्सीजन तो रहने दिया, और इसमें से पूरा OH निकाल लिया। तो यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन इससे निकाला, एक हाइड्रोजन इससे निकाला, 11 और 11 कितना होगा? 22। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, इधर से एक ऑक्सीजन निकाल दें, 5, 6 + 5 11। फॉर्मूला आ गया सुक्रोज का। ये फॉर्मूला किसका है? सुक्रोज का ही है ना। सुक्रोज आपके पास क्या है? ओलिगोसेक्राइड है, हमने एग्जाम्पल पढ़ी हुई है पीछे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक रह गया था आपका, ऑल तो आपकी किताब में इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको ये किताब में बताया हुआ है कि आपके जब भी ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनेंगे तो वो बनेंगे जब आपके मल्टीपल मोनोसेक्राइड विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपके अटैच होंगे। अब आप चाहें तो इतना सा रट सकते हैं, या आप चाहें तो ये पूरा समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, मोनोसेक्राइड ये दोनों थे, इनके एक के पास से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, एक के पास से हाइड्रोजन निकला, और जो आपके बॉन्ड फ्री हुए वो आपस में अटैच हो गए, जिसकी वजह से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। वो बड़ा मॉलिक्यूल जो बना है वो बना है विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर लिंकेज। उस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये छोटा सा टॉपिक आपका रहता था प्रीवियस लेक्चर का, वो मैंने आज आपको आगे पढ़ाना ही है तो उसके साथ साथ कवर करवा दिया है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो पहले डिस्कस कर लें।